नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 60 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, द बायोकेमिकल पैरामीटर ऑफन यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर मॉनिटरिंग द रिकवरी ऑफ क्वाशियोर्कर इज। देखो क्वाशियोर्कर डिसीज में कौन से पैरामीटर को मॉनिटर करना चाहिए हमें, तो ऑप्शन में देखिए प्लाज्मा ग्लोबुलिन, प्लाज्मा अल्ब्यूमिन, प्लाज्मा फिब्रिलिन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, क्वाशियोर्कर डिसीज में अल्ब्यूमिन का लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए हमें इसी पैरामीटर को मॉनिटर करना होता है। तो ये मैरास्मस में ऐसा नहीं होता है, उसमें अल्ब्यूमिन का लेवल कम नहीं होता, ये सिर्फ क्वाशियोर्कर का ही इंडिकेशन है। इसमें नॉर्मल वैल्यू देखेंगे अल्ब्यूमिन की, प्लाज्मा अल्ब्यूमिन 3 से लेकर के 4.5 ग्राम पर डीएल होता है नॉर्मली, लेकिन क्वाशियोर्कर के केस में ये 2 ग्राम पर डीएल के लेवल से भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो इसे मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखो पूछा है, एंडोक्राइन ऑर्गन मोस्ट प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विथ बीएमआरईज बेसल मेटाबॉलिक रेट के साथ में कौन सा एंडोक्राइन ऑर्गन जो है वो प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, थायराइड ग्लैंड। क्योंकि थायराइड का जो असेसमेंट होता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे बीएमआर में 40% की घटोती होती है, और हाइपरथायराइडिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पे 70% ये बीएमआर का रेट जो है बढ़ जाता है। तो इसलिए थायराइड के केस में उसका असेसमेंट के लिए हमें ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, यही बीएमआर के साथ में मोस्टली एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन, यस डी ए, स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन इज ग्रेटेस्ट फॉर, ये किसके लिए सबसे ज्यादा होगी। देखो ऑप्शन में दिया है विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो इसमें से कौन से फूड स्टफ के लिए एस डी ए वैल्यू यानी स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रोटीन के लिए सबसे ज़्यादा होती है। क्या होता है ये एस डी ए, देखिए स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन बाय बॉडी अबो द कैलोरी वैल्यू। देखो कोई भी फूड स्टफ हो, चाहे प्रोटीन, फैट, मिक्स डाइट या फिर कार्बोहाइड्रेट, इसमें से इनकी एक कैलोरी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन हम उसे जब इंजेक्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो जब हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर लेती है तो उससे जो एनर्जी बनती है ना, वो उसकी कैलोरी वैल्यू से भी ज़्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, तो जो भी ज़्यादा बनी है, एक्स्ट्रा जो बनी है, उसे एस डी ए कहा जाता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। जैसे मान लो हमने प्रोटीन खाया कुछ, तो उसमें अगर 100 कैलोरी हीट जनरेट होनी चाहती है, तो वो अगर 130 हो जाती है, जो 30 होती है ना, वो प्रोटीन का एस डी हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा हीट प्रोडक्शन बाय बॉडी अबो द कैलोरी पर। इसकी जो कैलोरी वैल्यू है 100 कैलोरी, उससे ज़्यादा कितना आया, 30 कैलोरी है ना, आनी चाहिए थी 100 लेकिन बनाया 130, तो 30 क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया ना। तो ये 30% एस डी ए वैल्यू होती है प्रोटीन की। फैट के लिए 13%, मिक्स्ड डाइट होगा तो 10% होता है, और कार्बोहाइड्रेट की सबसे लोवेस्ट होगा 5% एस डी ए होता है। ठीक है, तो एस डी ए के बारे में सवाल आए तो आप यहाँ से आराम से सही जवाब को टिक कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इसेंशियल अमाइनो एसिड लिमिटिंग इन राइस इज। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड जो राइस से लिमिटेड है, ऐसा कौन सा है, यहाँ से बताना है। ऑप्शन में देखिए मिथियोनिन, ट्रिप्टोफन, लाइसिन या फिर हिस्टिडीन। तो मैं आपको बता दूं, व्हीट और राइस जो होते हैं वो लिमिटिंग होते हैं लाइसिन और थ्रियोनिन के लिए। ठीक है, तो इन लोगों को याद रखना है, लाइसिन और थ्रियोनिन जो है वो लिमिटिंग इन राइस एंड व्हीट होता है। तो इनमें ही ये पाया जाता है। इसेंशियल का मतलब समझते हो, जो हमारी बॉडी खुद होकर के नहीं बना सकती है, उसे हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना चाहिए, इसे हम इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलेंगे। इसेंशियल अमाइनो एसिड पे सवाल बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से है। ये 10 है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में याद रख सकते हैं। आई विल हैव एम टी पी टेस्ट है ना, मेडिकल टर्मिनेसी प्रेगनेंसी है, इससे याद रखिएगा, आई विल हैव एम टी पी टेस्ट। तो इससे ये सारे 10 अमीनो एसिड को हम याद रख सकते हैं, जो इसेंशियल है, जो बाहरी सोर्स से हमें लेना ज़रूरी है। आई से होगा आइसोल्यूसिन, एल और एल से होगा ल्यूसिन लाइसिन, एच से होगा हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, वी से वैलिन, एम से मिथियोनिन, टी से ट्रिप्टोफैन, फिर होगा पी से फिनिल एलानिन और टी से होगा थ्रियोनिन। ठीक है, तो इस तरीके से, और हिस्टिडीन और आर्जिनिन जो है ये सेमी इसेंशियल होते हैं दोस्तों। एच ए जो है ना, सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। तो इन लोगों पे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, अरेचिनोनिक एसिड इज अ टाइप ऑफ, अरेचिनोनिक एसिड कौन से टाइप का फैटी एसिड है। यहाँ पे देखो
ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, ओमेगा 9 फैटी एसिड या फिर ओमेगा 12 फैटी एसिड। तो अरेचिडोनिक एसिड जो है वो ओमेगा 6 टाइप का फैटी एसिड है। तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन पे डिपेंड करता है मिथिल ग्रुप से, तो आपने ये देख लेना है। और ओमेगा 3 के एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, इसमें लिनोलिनिक एसिड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड में आएगा। फिर DHA यानी डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड और EPA यानी इकोसा पेंटा इनोइक एसिड करके होते हैं, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के एग्जाम्पल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट इन कोलेजन आर, कोलेजन के भीतर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ये बताना है। देखो सेम अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के साथ में इसके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1 2 3 4। तो कोलेजन के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड होंगे, तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ये एक दूसरे के सेम टू सेम होता है। तो ये जो कोलेजन है सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे बॉडी में, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। इस पर भी सवाल बन सकता है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होगा, तो कोलेजन होगा दोस्तों। और इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, उसमें भी सबसे ज़्यादा ग्लाइसिन, हर तीसरा अमाइनो एसिड इसके अंदर ग्लाइसिन होता है। ठीक है, 1/3 ऑफ ग्लाइसिन अमाइनो एसिड इस कोलेजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा पाने वाला ग्लाइसिन होता है इसमें अमाइनो एसिड, और ये कोलेजन सबसे अबंडेंट हमारे बॉडी में होता है प्रोटीन, और इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी विटामिन अपसेंट इन मिल्क इज, देखो मिल्क बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स और विटामिन होते हैं, लेकिन कोई एक विटामिन है जो इसमें नहीं होता। ऑप्शन में देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो यहाँ से सबसे आसान सवाल है दोस्तों, ये विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जिसे बोला जाता है, तो ये मिल्क में नहीं होता है। और ये एलिमेंट की बात करेंगे तो आयरन और कॉपर, इसे हम फेकू बोल सकते हैं ना, फेकू जो है वो मिल्क में नहीं होता है। मिल्क को फेंक देना है तो फेंकू है, क्योंकि उसमें फेंकू नहीं है, आयरन और कॉपर का ये वर्स्ट सोर्स है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें हम कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, सोडियम, पोटेशियम सब मिलेगा दोस्तों, सारे फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल विटामिन मिलेंगे, लेकिन ये फेंकू जो एलिमेंट्स हैं नहीं मिलेंगे। और विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है वो इसमें नहीं मिलेगा। और इस पर भी सवाल बन सकता है कि व्हाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू, मिल्क सफ़ेद क्यों दिखता है, तो ये कैल्शियम कैसिनेट मिसल्स की वजह से दिखता है दोस्तों, कैल्शियम कैसिनेट की वजह से। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF लाइफ टाइम मेंबरशिप है, इसको आज ही ज्वाइन कर लेना है आप लोगों ने बाय कंट्रीब्यूटिंग 2000 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐप को इस्तेमाल करके, जैसे पेटीएम हुआ, फ़ोनपे हुआ या फिर गूगल पे। तो आपने हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके ये ट्रांजेक्शन कर देना है, जो हमारा मोबाइल नंबर है 8087339648। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है हमें इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। उसके बाद आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा, जो आपके रिवीजन के काम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट पूछता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल इज, मसल का फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शन देखिए फाइबर सेल, मायोफाइब्रिल, एक्टिन या फिर सार्कोमर। तो यहाँ से सही जवाब कर देना है सार्कोमर। हमें पता है किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है, हमारे ब्रेन का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है। उसी तरह से जो स्केलेटल मसल होते हैं उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सार्कोमर होता है दोस्तों। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन तो इसमें स्लाइडिंग पिगमेंट होते हैं, ये अलग चीज़ है, और सार्कोमर इसका एक फंक्शनल यूनिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जेड लाइन, एज बैंड और जेड लाइन होता है, ये मसल के अंदर का छोटा सा पार्ट होता है, ये समझो हमारी मसल्स है ये। ठीक है, मसल में ये छोटा सा पार्ट है इसका, जिसमें जेड लाइन के बीच में जो पार्ट आता है उसे सार्कोमर बोला जाता है। मायोफाइब्रिल इससे बड़ा पार्ट होता है, यहाँ बीच में एज बैंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। तो सार्कोमर एक फंक्शनल यूनिट है मसल का। ठीक है, इस पर ये एनाटॉमी के बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग डिसीजेस विद देयर रिस्पेक्टिव सिम्टम्स, उनके सिम्टम्स के साथ में डिसीज को मैच करना है। ऑप्शन देखिए मार्फन सिंड्रोम, एलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, लैथीरिज्म या फिर सार्कोपेनिया और अल्पोर्ट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है हमें बताना है, तो इसको आपको मैच नहीं करना है, मैंने सामने इसके जवाब लिख दिए हैं, सिर्फ एक बार देख लेते हैं हम। देखो ये मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स होता है। ठीक है, इसमें जॉइंट्स एक्सटेंसिबल हो जाते हैं, इसमें डिजिट्स जो भी होता है हमारे अपेंडिजेस वगैरह लंबे लंबे होते हैं, आदमी की हाइट भी लंबी होती है इसमें, ये मार्फन सिंड्रोम है। नेक्स्ट है
ईडी सिंड्रोम, एलर्स डैनलॉस सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्किन होता है, ठीक है, स्किन का हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होगा। देखो इसको शॉर्ट में ईडी सिंड्रोम बोलेंगे, तो जिसको भी ईडी का नोटिस आता है उसका सीन कैसे हो जाएगा, है ना, तो उसको याद रखिएगा, सीन स्किन की हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी होगी। नेक्स्ट है लैथीरिज्म में क्या होगा, ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में। लैथीरिज्म में लात आता है ना, तो ये लात से रिलेटेड है, डिसीज ऑफ द बोन डिफॉर्मिटीज, है ना, लोअर अपेंडेजेस है, लात हमारी लेग जो है उससे रिलेटेड होता है ये, तो डिसीज ऑफ बोन डिफॉर्मिटीज है। सार्कोपेनिया अभी हमने बताया था, सार्कोमर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, तो ये लॉस ऑफ द स्केलेटल मसल मास विथ एज, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाएगा स्केलेटल मसल का मास हम लॉस्ट करते जाएंगे, उसे सार्कोपेनिया बोलेंगे, सार्कोमर से याद रख लेना इसे। फिर है अल्पोर्ट सिंड्रोम, इसमें जो भी पेशेंट होता है उसको हिमैट्यूरिया और रिनल डिसीज के कंप्लेंट्स होते हैं उसके, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग एबनॉर्मेलिटीज विथ रिस्पेक्टिव प्रोटीन, ठीक है, अगर प्रोटीन के सिंथेसिस में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी तो कौन सा डिसीज होगा, कौन सा सिंड्रोम होगा वो बताना है। ऑप्शन में देखिए, विलियम्स सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, एलर्स डैनलॉस सिंड्रोम और एल्पोर्ट सिंड्रोम, तो इसके वजह जो है कौन से प्रोटीन में एबनॉर्मेलिटी में होती है तो ये डिसीज होते हैं, तो वो देखिए, अगर इलास्टीन के सिंथेसिस में डिफॉर्मिटीज है, एबनॉर्मेलिटी है, तो विलियम्स सिंड्रोम होगा, ठीक है। इसको ट्रिक्स के सहारे भी हम याद रख सकते हैं, जैसे लास्ट है ना, कोई अगर अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में है तो वो अपनी विल जरूर लिख के जाता है ना, मेरा प्रॉपर्टी इसको देना है उसको देना है, तो वो अपना लास्ट विल बोल के जाएगा, लास्ट विल है ना, जो भी लास्ट स्टेज पे वो अपना विल जरूर बताएगा। तो विलियम्स सिंड्रोम जो है वो किसके एबनॉर्मिटी की वजह से होगा, इलास्टीन के सिंथेसिस में अगर प्रॉब्लम है तो विलियम्स सिंड्रोम होगा। मार्फन सिंड्रोम क्यों होता है, तो फाइब्रिलिन प्रोटीन में अगर सिंथेसिस में प्रॉब्लम आएगा तो मार्फन सिंड्रोम होता है। तो इसे कैसे याद रखोगे, मेरा फैन फाइबर का ही लाना, मेरा फैन है ना, मार्फन फाइबर का ही लाना यानी फाइब्रिलिन, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात करेंगे हम ईडी सिंड्रोम और अल्पोर्ट सिंड्रोम की, तो इसमें आएगा कोलेजन में अगर सिंथेसिस में डिफॉर्मिटीज होंगी तो ये दो सिंड्रोम होंगे, ईडी सिंड्रोम और अल्पोर्ट सिंड्रोम। तो इसे कैसे याद रखोगे, देखो चाहे एयरपोर्ट पे हो या फिर किसी को ईडी का नोटिस आया हो तो उसका नाम को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है ना, तो इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ये ट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये हेल्प कर सके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।